हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो वापस से हम लोग जो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था उसका दूसरा पार्ट जो थोड़ा सा बचा हुआ था उसको इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो जैसा कि आपने पहले वाला वीडियो देख लिया, पार्ट 1 देख लिया, जिसमें आपको ये समझ में आ गया कि जो कोर प्रिंसिपल है बायोटेक्नोलॉजी का वो दो कोर प्रिंसिपल था। एक जेनेटिक इंजीनियरिंग था और दूसरा जो था वो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग था। उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते थे। तो पहला क्वेश्चन, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ डिजायर्ड जीन जाता है कि अनडिजायरेबल जीन भी जाता है? तो आपका जवाब होगा दोनों जाता है। अगर हम सिर्फ चाहते हैं कि ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन पे जो अनडिजायरेबल जीन जाता है वो ना जाए और सिर्फ डिजायरेबल जीन को भेजा जाए तो कौन सा तरीका अपनाना पड़ेगा? तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर। व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए? रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब होता है जब हम किसी पीस ऑफ एलियन डीएनए या फॉरेन डीएनए या डिजायर्ड डीएनए को वेक्टर के साथ ऐड कर देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसके अलावा ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी और न्यू बायोटेक्नोलॉजी के बीच का डिफरेंस पूछा जा सकता है। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के तहत ईएफबी के तहत बायोटेक्नोलॉजी का क्या डेफिनेशन है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने वाले रिसर्चर का नाम पूछा जा सकता है, स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर, 1972। हाँ, ये भी पूछा जा सकता है कि उन्होंने एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन को किस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के साथ इंटीग्रेट किया था? तो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। यह भी पूछा जा सकता है ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के बाद उन्होंने किस बैक्टीरिया के अंदर इसको ट्रांसफर करके रिसर्च को आगे प्रोसीड किया था, चेक किया था? तो इकोलाई, जो क्लोजली रिलेटेड होता है साल्मोनेला से। यह भी पूछा जा सकता है कि स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट वोयर ने इकोलाई को ही क्यों सेलेक्ट किया था? तो आपका जवाब जाएगा क्योंकि इकोलाई के पास नेचुरली एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस एबिलिटी नहीं होती है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मुझे लगता है कि शायद नीट में पूछा जा सकता है। तो इस पे आप कमांड अच्छा से रखिएगा और उम्मीद है पिछला पार्ट देखने के बाद ये सारे क्वेश्चंस सुन रहे होंगे और आपके मन में आंसर आ रहा होगा। और अगर आ रहा है तो यकीन मानिए बायोटेक्नोलॉजी का वहां तक का टॉपिक आपका 100% क्लियर है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक जो कि है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यानी कि अभी तक हमने समझा कि प्रिंसिपल क्या होगा। तो प्रिंसिपल तो हमने समझ लिया, लेकिन अब जो है औजार चाहिए ना। अब आप जेनेटिक इंजीनियरिंग करने जा रहे हो तो उसके लिए टूल्स चाहिए, सामान चाहिए जिसका उपयोग करके आप कुछ डिजायर्ड प्रोडक्ट या सर्विसेज को गेन कर सकते हैं। तो चलिए उसी फील्ड में आगे बढ़ते हैं। नाउ वी नो फ्रॉम द foregoing discussion that genetic engineering or recombinant DNA technology can be accomplished only if we have the key tools, that is restriction enzyme, polymerase enzyme, ligase, vector and host organism। ये सब कौन है? तो ये सब जो है ligase enzyme हो गया, vectors हो गया, polymerase enzyme यानी कि DNA polymerase enzyme हो गया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो गया और होस्ट ऑर्गेनिज्म हो गया। ये सब जो है वो कौन है? टूल्स है। अगर ये सब टूल्स आपको ना दिया जाए ना तो आप आगे प्रोसेस प्रोसीड नहीं कर पाओगे। हालांकि ये सब की टूल्स है, सिर्फ इतने ही टूल्स नहीं होते हैं बच्चों। आगे और भी टूल्स आपको बताए जाएंगे जिसमें पीसीआर नामक टेक्निक मशीन का नाम आएगा। इसके अलावा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम के टेक्निक का नाम आगे आएगा जिसमें भी टूल्स लगते हैं। तो वो सब भी टूल्स हैं, लेकिन उन सब का सब्स्टिट्यूट भी है, लेकिन ये की टूल्स है, इसके बिना काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो चलिए बारी बारी से जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, पॉलीमरेज है, लाइगेज है, वेक्टर्स है, होस्ट हैं और भी जो नाम मैंने लिए हैं उन सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला नाम है यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को बिल्कुल सही सोच रहे हो, मॉलिक्यूलर सीजर। अगर ये डिस्कवर नहीं हुआ होता तो क्या ये बायोटेक्नोलॉजी संभव होता? अगर दर्जी के पास, टेलर के पास कैंची ही ना हो तो फिर काहे का टेलर है?
टेलर के पास मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि कैंची तो होना ही चाहिए, नहीं तो फिर वो कपड़े को स्पेसिफिक जगह पे कैसे काटेगा। उसी प्रकार अगर डीएनए को स्पेसिफिक जगह पे काटना है तो एक ही मात्र एंजाइम ही का ग्रुप है जिसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। वो एक एंजाइम का नाम नहीं है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, तो वो ग्रुप ऑफ एंजाइम है जिसका होना बड़ा जरूरी है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, दिए गए ऑप्शंस में कौन सा ऐसा चीज ना हो तो जेनेटिक इंजीनियरिंग संभव नहीं था। उसका सबसे शानदार आंसर जाएगा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। In the year 1963, the two enzyme responsible for restricting the growth of bacteriophage in E. coli were isolated. जो E. coli नाम का बैक्टीरिया था, इस E. coli के अंदर बैक्टीरियोफाज क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। बैक्टीरियोफाज, अगर आपको मालूम हो बच्चों, बैक्टीरियोफाज हम किसको कहते हैं, वायरस को कहते हैं। वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसको हम बैक्टीरियोफाज कहते हैं। वो वायरस जो साइनोबैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसको हम साइनोफाज कहते हैं। तो आपने बहुत जगह पे नाम सुना होगा, लैम्बडा बैक्टीरियोफाज, T2 बैक्टीरियोफाज, तरह तरह के बैक्टीरियोफाज। तो आखिरकार बैक्टीरियोफाज है क्या, तो वो एक वायरस है, लेकिन ये वायरस किसको इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो बैक्टीरियोफाज इकोलाई नाम के बैक्टीरिया को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। अब ऐसे अगर इन्फेक्ट करते रहेगा तो इकोलाई तो बात बात पे मरता रहेगा और इकोलाई खत्म हो जाएगा। तो भाई इकोलाई के पास भी अपना डिफेंस कैपेबिलिटी होना चाहिए, कुछ तो ऐसा जुगाड़ होना ही चाहिए जिससे वो अपने आप को बचा सके। तो बस 1963 में दो ऐसे एंजाइम का खोज हुआ जो एंजाइम इकोलाई में होता था और वो बैक्टीरियोफाज से अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करता, मतलब बैक्टीरियोफाज के ग्रोथ को अपने अंदर रिस्ट्रिक्ट करता था, रोकता था। तो वैसे एंजाइम का डिस्कवरी हुआ। वन ऑफ दीज एडेड मिथाइल ग्रुप टू द डीएनए, जिसका नाम मिथाइलेज था। तो जो दो एंजाइम मिला था उसमें एक का नाम क्या था, मिथाइलेज था, मिथाइलेज है ना। और जो दूसरा एंजाइम यहां पे मिला था उस दूसरे एंजाइम का नाम था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम RE लिख रहे हैं। तो दो एंजाइम मिला था। ये जो मिथाइलेज नाम का एंजाइम था ना, ये क्या करता था कि बैक्टीरिया का जो बैक्टीरियोफाज का जो डीएनए होता था उस पे क्या जोड़ देता था, मिथाइल ग्रुप जोड़ देता था, जबकि दूसरा जो होता था ना डीएनए को कट कर देता था। द लेटर वॉज कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। यहां लेटर का मतलब बाद वाला, इसके बारे में बोल रहा है, जो डीएनए को कट कर देता था उसके बारे में बोल रहा है। लेटर वॉज कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में RE लिख सकते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को कट करता है और मिथाइलेज क्या करता है, डीएनए पे मिथाइल ग्रुप जोड़ देता है। बायोटेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मिथाइलेज का उतना बड़ा रोल हम लोगों के लिए नहीं आएगा। मिथाइलेज अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है, लेकिन हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है उसमें मिथाइलेज का उतना बड़ा कोई रोल नहीं है, इसलिए एनसीईआरटी ने उसके नाम लिखने का महत्व नहीं रखा, है ना। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है, कौन सा, RE, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो ये आपको एकदम याद होना चाहिए। अच्छा, सबसे कमाल की बात है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में एक नाम है, वर्ड है रिस्ट्रिक्शन। आखिरकार रिस्ट्रिक्शन नाम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में क्यों पड़ा, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। क्या इसलिए पड़ा क्योंकि ये डीएनए को स्पेसिफिक जगह पे काटता है? और अगर ये आपका सोचना है तो ये बिल्कुल गलत जवाब है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में जो रिस्ट्रिक्शन वर्ड दिया गया है वो इसलिए दिया गया है क्योंकि ये एंजाइम जो होता है वो रिस्ट्रिक्ट करता है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज इन इकोलाई या कोई भी बैक्टीरिया। तो इकोलाई में या किसी भी बैक्टीरिया में ये बैक्टीरियोफाज के ग्रोथ को क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, रोक देता है। इसलिए रिस्ट्रिक्ट वर्ड से यहां पे लिखा है रिस्ट्रिक्शन, एक ऐसा एंडोन्यूक्लियस जो बैक्टीरियोफाज के ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करता है, इसलिए नाम है उसका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एक बैक्टीरिया था बच्चों जिसका नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। अगर आपको इस बैक्टीरिया के बारे में मालूम हो तो ये बैक्टीरिया
न्यूमोनिया नाम का बीमारी कॉज करता है। मन में तो तुम्हारे आया होगा कि ये बैक्टीरिया इन्फ्लुएंजा कॉज करता है। गलत जवाब हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा एक वायरल बीमारी है और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी एक बैक्टीरिया है। इन्फ्लुएंजी नाम से इन्फ्लुएंजा मत पकड़ लेना। न्यूमोनिया, न्यूमोनिया नाम का बीमारी कॉज करता है। न्यूमोनिया एक ऐसा बीमारी होता है जो हमारे लंग्स के लोअर रीजन को इन्फेक्ट करता है, अल्वियोलाई को। न्यूमो, देखो वर्ड जो न्यूमोनिया होता है ना, उस न्यूमोनिया की अगर हम बात करें तो न्यूमोनिया खुद ही हल्ला कर रहा है, न्यूमो। और न्यूमो का मतलब होता है न्यूमोसाइट। न्यूमोसाइट जो न्यूमो होता है उसमें एक वर्ड निकल के आ रहा है, कौन सा? न्यूमोसाइट। और न्यूमोसाइट किसका नाम होता है बच्चों? अल्वियोलाई का होता है, अल्वियोलर सेल्स का नाम होता है। तो अब सोचो, अल्वियोलाई में इंफेक्शन कॉज करता है और ये एकमात्र बीमारी है न्यूमोनिया जो अल्वियोलाई में इंफेक्शन कॉज करता है। न्यूमोनिया मेनली बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है, मेनली बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है, मेनली बैक्टीरियल है। फिर देखिए क्वेश्चन आ गया आपके सामने, मेनली बैक्टीरियल है, इसका मतलब किसी और चीज से भी होता होगा। मेनली बैक्टीरियल है, इसका मतलब किसी और चीज से होता होगा। चलो ये क्वेश्चन तुम्हारे सर पे नहीं डालते हैं, इसका आंसर हम ही बता देते हैं, ये फंगल भी होता है। न्यूमोसिस्टिस क्रेनेई नाम का एक बैक्टीरिया फंजाई होता है। न्यूमोसिस्टिस क्रेनेई नाम का एक फंगस होता है जिससे ये बीमारी कॉज होता है। और बैक्टीरिया में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से तो कॉज होता ही होता है। एक स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नाम का बैक्टीरिया होता है, उससे भी ये कॉज होता है। यानी कि न्यूमोनिया बैक्टीरियल बीमारी के साथ साथ फंगल बीमारी भी है। चलो ये तो टॉपिक से हम थोड़ा हट गए थे क्योंकि न्यूमोनिया नाम आ गया था, तो सोचे यहीं पे क्लियर कर दे, क्योंकि जो नाम आते जाता है उसको सोचो वहीं पे खत्म करते जाओ। चलो आओ वापस लौटते हैं। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी एक ऐसा बैक्टीरिया है जो क्या कॉज करता है? न्यूमोनिया। चलो वो अभी हमारे काम का चीज नहीं है। हमारे काम का चीज ये है कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी में भी रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज होता है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी में भी जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज होता है, यहां से इस रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज को एक्सट्रैक्ट किया गया, आइसोलेटेड RE फ्रॉम दिस बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया से RE को आइसोलेट किया गया। अब उस RE का नामकरण कैसे होगा, नाम कैसे लिखा जाएगा? तो कोई भी जो RE होता है ना, उसके नाम लिखने का तरीका यह होता है कि उसके नाम का पहला अक्षर, पहला अल्फाबेट जो होगा वो जिस बैक्टीरिया से निकाला गया है ना, उस बैक्टीरिया के जीनस के नाम का पहला अल्फाबेट होगा। चलो इसको लिख के दिखाते हैं, ऐसे हवा में नहीं समझ में आएगा, इसको लिख के दिखाया जाए आपको। चलिए, जैसे मान लीजिए सबसे पहला डिस्कवर्ड एंजाइम जो है उसका नाम है HIND2, जैसा कि एनसीईआरटी में यहां पे लिखा हुआ है, द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज इज HIND2। अब इसका नाम HIND2 क्यों पड़ा वो हम आपको लिख के दिखाते हैं, समझाते हैं कैसे उसका, क्यों उसका नाम HIND2 पड़ा। चलिए क्लियरली लिखते हैं यहां पे HIND2। ऐसा कोई गैप नहीं होता है इसके बीच में, वो हम लिखें क्योंकि उसके बीच में हमको कुछ समझाना है ना। चलिए देखिए यहां पे जो H है, यहां पे पहला अल्फाबेट है कि नहीं नाम का, ये एक RE है, फर्स्ट डिस्कवर्ड RE, सबसे पहला डिस्कवर्ड RE है। तो RE का ऐसा नामकरण क्यों किया गया भाई? तो देखो H जो है ना वो क्या है? टेकन फ्रॉम फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ नेम ऑफ जीनस ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम विच दिस RE आइसोलेटेड। जिस बैक्टीरिया से इस RE को आइसोलेट किया गया है उसके जीनस के नाम का पहला अल्फाबेट जो होगा वो ये H है। अच्छा, ये जो दूसरा और तीसरा है IN, ये कहां से लिया गया है? तो इन्फ्लुएंजा का है, टेकन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड
अल्फाबेट ऑफ नेम ऑफ स्पेसीज, नेम ऑफ स्पेसीज ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम वेयर, जहां से आर ई को निकाला गया है, उसके स्पेसीज का जो पहला दो अक्षर होगा वो इसका दूसरा और तीसरा अक्षर होगा। और ये डी क्या है? ये स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया किस स्ट्रेन का है ना? तो ये बैक्टीरिया डी वाई स्ट्रेन का है, तो डी वाई स्ट्रेन में डी ले लिया गया है। टेकन फ्रॉम नेम ऑफ स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, जहां से आर ई को निकाला गया है। तो देखो, पहला अक्षर पड़ता है जीनस के नाम का पहला अक्षर, दूसरा और तीसरा अल्फाबेट जो होता है वो स्पेसीज के नाम के पहला और दूसरा अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करता है। और जो चौथा है ये कंपलसरी चीज नहीं है, जिसमें स्ट्रेन होगा उसमें ये पाएगा, जिसमें स्ट्रेन नहीं होगा उसमें नहीं भी आता है ना? ऐसे हम बहुत सारे नाम आगे डिस्कस करेंगे जिसमें आपको ये चौथा वाला अल्फाबेट नहीं भी दिखेगा। अब मुद्दा है टू का क्या मतलब है, टू क्या रिप्रेजेंट करता है? टू रिप्रेजेंट करता है क्रम, ऑर्डर। किस ऑर्डर में इस एंजाइम को उस बैक्टीरिया से निकाला गया था, किस ऑर्डर में निकाला गया था। अगर ये पहले ऑर्डर में निकाला गया होता, यानी कि पहले नंबर में निकाल लिया होता, वो बैक्टीरिया में से एंजाइम निकालने का सिलसिला चालू हुआ होगा, पहला कोई एंजाइम निकला होगा। अगर मान लो पहले नंबर पे एंजाइम निकल जाता ना तो इसका नाम होता हाइंड वन, लेकिन ये पहला नंबर पे नहीं निकला, ये दूसरा नंबर पे निकला। पहले कोई और एंजाइम निकल गया था और ये दूसरा नंबर पे एंजाइम निकला, तो इसलिए इसका नाम रखा, दूसरा सीक्वेंस में निकला है इसलिए नाम क्या रखा? टू, हाइंड टू। ऑर्डर इन विच दिस आर ई आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया, किस ऑर्डर में ये बैक्टीरिया से निकाला गया है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? टू, हाइंड टू। तो अब बताओ पूरे हाइंड टू का संधि विच्छेद क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाइंड टू नाम कैसे पड़ा? क्लियर हो चुका है? तो बताइए। एक और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, टेक अनदर एग्जांपल, टेक अनदर एग्जांपल ऑफ फेमस आर ई। फेमस आर ई है, उसका एग्जांपल लीजिए जिसका नाम है इको R1। क्या नाम है? इको R1। अब इको R1 में ई का मतलब क्या होगा? एस्कीरिया। को का मतलब क्या होगा? कोलाई। आर का मतलब क्या होगा? RY स्ट्रेन। और 1 का मतलब क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर में निकाला गया है। ई कहां से लिया गया है? एस्कीरिया, एस्कीरिया। और ये हो गया कोलाई, ये हो गया RY स्ट्रेन। और ये ऑर्डर कौन सा है? पहला ऑर्डर है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? इको R1, है ना? अब कोई भी एंजाइम तुम्हारे सामने लिखा होगा तो तुम आंसर नहीं निकाल लोगे। बाम H1 एक और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है जिसका नाम है बाम H1। बैसिलस एमाइलोफेसियंस H और पहले ऑर्डर में निकाला गया है। बैसिलस हो गया स्ट्रेन का नाम, एमाइलोफेसियन हो गया स्पेसीज का नाम, H हो गया स्ट्रेन का नाम, 1 हो गया किस चीज का? ऑर्डर। किस ऑर्डर में ये एंजाइम निकाला गया है? बताइए कितना कमाल चीज है। समझ में आया? मतलब अगर आप एंजाइम का नाम तोड़ना जान गए ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा किस बैक्टीरिया से निकाला गया है। तो अब बताओ बच्चों फटाफट, ये जो पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हाइंड टू था, कौन से बैक्टीरिया से निकाला गया होगा बच्चों? तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से निकाला गया होगा। बन गया। whose functioning depended on specific DNA nucleotide sequence was isolated and characterized 5 years later। ये लाइन कह रहा है कि हाइंड टू को तो निकाला गया पहले ही, लेकिन हाइंड टू का जो फंक्शनिंग है, जो स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे डिपेंड करता है, was isolated and characterized 5 साल बाद, 5 साल बाद ये स्टडी किया गया। उसके फंक्शनिंग के बारे में, वो किस स्पेसिफिक सीक्वेंस पे काम करता है, सब जगह नहीं ना काटेगा जी, स्पेसिफिक सीक्वेंस पे ना काटेगा। ये तो बार बार हम बोलते आ रहे हैं। तो स्पेसिफिक सीक्वेंस पे अगर काटेगा तो वो कौन से स्पेसिफिक सीक्वेंस पे काटेगा, ये सब डिस्कवरी कितने साल बाद किया गया? 5 साल बाद किया गया। चलिए, it was found that hind2 always cut DNA molecule at particular point by recognizing
स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर। 6 बेस पेयर का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस था, अब बस उसी सीक्वेंस पे काटता था। ये किसी भी एरा गहरा जगह नहीं काटता था। हर डीएनए में कोई 6 बेस था, सीक्वेंस 6 बेस पेयर का सीक्वेंस था, बस उसी बेस पेयर को ही पहचानता था और उसी बेस पेयर के बीच में कहीं पे काट देता था, उसी बेस पेयर के बीच में कहीं पे काट देता था। अभी हम आपको काट के दिखाएंगे कैसे काटा जाता है। तो उसी बेस पेयर के बीच में कहीं पे काट देता था। तो यही लाइन ये कहना चाह रहा है, दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर हाइंड 2। तो बताइए हाइंड 2 जो एंजाइम होता है वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को पहचानता है। कोई भी डीएनए होगा उसमें इसका कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा और उस स्पेसिफिक सीक्वेंस को ये पहचानता है। अब उस स्पेसिफिक सीक्वेंस का लेंथ कितना होगा? तो 6 बेस पेयर का होगा। उस स्पेसिफिक सीक्वेंस को आप क्या कहेंगे? तो रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहेंगे। कहां काटेगा? उसी सीक्वेंस के बीच में कहीं पे काटेगा। मतलब उस सीक्वेंस के अलावा कोई अदर सीक्वेंस होगा तो क्या वहां पे काटेगा? तो नहीं, वहां पे ये नहीं काटेगा। अगर ये काटेगा तो सिर्फ और सिर्फ उसी सीक्वेंस पे ये क्या करेगा? कट करेगा। क्लियर हो चुका है? तो ये खासियत थी हाइंड 2 की। हाइंड 2 की नहीं, ये सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की खासियत है, पर हाइंड 2 को ले रहे हैं। बिसाइड हाइंड 2 टुडे वी नो मोर देन 900 restriction enzyme। हम लोग 900 से ज्यादा restriction enzyme जानते हैं that have been isolated over 230 strain of bacteria of which recognize different recognition sequence। मतलब 230 strain of the bacteria से कितना एंजाइम निकाला गया है? 900। अगर हल्का मैथ का उपयोग करो तो एक बैक्टीरिया से एक से ज्यादा एंजाइम मिला है, क्योंकि 230 से 900 से ज्यादा एंजाइम मिल चुका है। तो एक बैक्टीरिया में तो एक से ज्यादा होता होगा तभी ना, यानी कि एक बैक्टीरिया में एक प्रकार का ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मोर देन वन टाइप, तो एक स्टेटमेंट पूछ सकता है ना नीट में, ओनली वन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्रेजेंट इन ईच बैक्टीरिया, या मोर देन वन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्रेजेंट इन ईच बैक्टीरिया। तो आपका आंसर क्या जाएगा? मोर देन वन होता है, एक नहीं होता है, एक से ज्यादा होता है। अच्छा, एक से ज्यादा होता है, लेकिन क्या सभी जो 900 हैं सबका वही सेम 6 बेस का सीक्वेंस है कि अलग अलग है? तो सबका अलग अलग है बच्चों, सबका अलग अलग है। मतलब क्या? अगर इको R1, एक एग्जांपल के तहत समझाते हैं, इको R1 जिस 6 बेस सीक्वेंस को पहचानता है, इको R1 का जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है वही रिकॉग्निशन सीक्वेंस हाइंड 2 का नहीं होगा, वही रिकॉग्निशन सीक्वेंस बाम H1 का नहीं होगा, वही रिकॉग्निशन सीक्वेंस सेल 1 का नहीं होगा, वही रिकॉग्निशन सीक्वेंस किसी और अदर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नहीं होगा। सभी प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के अलग अलग रिकॉग्निशन सीक्वेंस होते हैं, यानी कि सब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम अपने आप में रिकॉग्निशन सीक्वेंस के आधार पे यूनिक है कि नहीं है बच्चों? तो बिल्कुल यूनिक है। क्लियर हुआ सभी लोगों को? चलिए, the convention for naming these enzyme is the first letter of the name comes from the genus and the second 2 letter come from the species of the prokaryotic cell from which they were isolated. For example, eco R1 comes from Escherichia coli RY13, है ना? eco R1, the letter R derived from the name of strain. Roman number following the name indicate the order in which the enzyme were isolated from that strain of bacteria. तो ये तो अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया। बताइए लाइन कितना आसान था, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया तो कमेंट करते चलना, बताते चलना समझ में आया है, ठीक है? चलो, restriction enzyme belong to a larger class of enzyme called nuclease। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है वो लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम से बिलोंग करता है जिसका नाम न्यूक्लियेज है। न्यूक्लियेज 2 प्रकार का होता है, एक्सोन्यूक्लियेज और इंडोन्यूक्लियेज। ये हमने लास्ट वाले वीडियो में भी बताया था और हल्का सा हिंट यहां पे भी हम आपको दे देते हैं। चलिए, यहां पे हम आपको समझा देते हैं जो न्यूक्लियेज होता है ये आखिरकार कैसे काम करता है। न्यूक्लियस जो होता है ना बच्चों, वो ब्रेक करता है, याद रखिएगा,
ब्रेक्स ओनली कौन सा बॉन्ड? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। हालांकि उसके साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी टूट जाएगा, लेकिन वो ब्रेक कौन सा बॉन्ड करता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड भी टूट जाता है। ठीक है, तो ब्रेक्स ओनली फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड ऑल्सो ब्रेक्स आफ्टर, उसके लगे हाथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी अपने आप डिसोसिएट हो जाता है। चलो, न्यूक्लियस कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है बच्चों। जैसे मान लीजिए कि ये कोई डीएनए का सीक्वेंस है ना, ये कोई डीएनए का सीक्वेंस है, ये कोई डीएनए का सीक्वेंस है, स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा ये डीएनए का, ये कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, ऐसे करके कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस यहां पे होगा। ये कौन सा इंड होगा? ये 5' इंड होगा, ये 3' इंड होगा, ये 3' इंड होगा और ये 5' इंड होगा। आपको मालूम है कि डीएनए का दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होता है। देखो, इंडोन्यूक्लियस कहां कट करता है? जो इंडोन्यूक्लियस होता है और जो एक्सोन्यूक्लियस होता है। अगर एक्सोन्यूक्लियस आएगा ना तो टर्मिनल सीक्वेंस तो यही है बच्चों, टर्मिनल सीक्वेंस। तो अगर यहां पे क्लीव करता है, यहां पे, ताकि इस टर्मिनल सीक्वेंस को अलग कर दे, या यहां पे क्लीव करता है ताकि इस टर्मिनल सीक्वेंस को अलग कर दे, तो इस एंजाइम का नाम होगा एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस हमेशा टर्मिनल सीक्वेंस को अलग करता है, यानी कि वो या तो 5' इंड पे काम करेगा या तो वो 3' इंड पे काम करेगा। वो कभी भी बीच वाले सीक्वेंस को नहीं काटेगा, मतलब यहां नहीं काटेगा, यहां नहीं काटेगा, यहां नहीं काटेगा, वो या तो यहां काटेगा या तो यहां काटेगा। तो अगर टर्मिनल पोजीशन पे काटना है तो कौन सा एंजाइम यूज होगा? एक्सोन्यूक्लियस। अब तुमसे ऐसे ही जनरल क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ एक्सोन्यूक्लियस ने डीएनए पे एक्ट किया तो क्या बनेगा? तो एक न्यूक्लियोटाइड अलग हट जाएगा और पूरा डीएनए अलग रहेगा। एक ही ना न्यूक्लियोटाइड हटेगा जी, एक ही न्यूक्लियोटाइड हटेगा तो ये न्यूक्लियोटाइड अलग हट जाएगा और बाकी जो है वो पूरा का पूरा क्या रहेगा? यहां पे अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहां पे अवेलेबल रहेगा। ये था आपका किसके बारे में, किस तरीके से ये क्या करता है, काम परफॉर्म करता है। तो ये वाला चीज हो गया इसके बारे में। अब अगर हम लोग यहां पे बात करें तो अगला चीज क्या है? एक सेकेंड, इसको क्या हो गया? ठीक है, तो ये रहा इस तरीके से। इंडोन्यूक्लियस देखिए कैसे काम करता है। तो ये रहा कौन? डीएनए, 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 डीएनए का सीक्वेंस है, 5' है, 3' है, 3' है, 5' है। ये टर्मिनल सीक्वेंस हो गया, ये बीच वाला, बीच वाला, बीच वाला, टर्मिनल, टर्मिनल, बीच वाला, बीच वाला, बीच वाला। इंडोन्यूक्लियस जो होगा ना बच्चों, इंडोन्यूक्लियस वो देखिए कैसे काम करेगा। इंडोन्यूक्लियस आपको काम करेगा यहां पे या यहां पे, लेकिन टर्मिनल पे नहीं काम करेगा। वो कहां काम करेगा? विद इन द सीक्वेंस काम करेगा। उस एंजाइम को हम लोग कौन सा एंजाइम कहते हैं? इंडोन्यूक्लियस। तो बताओ, डिफरेंस समझ में आ गया? जो इंड पे कट करेगा उसको क्या कहोगे? एक्सोन्यूक्लियस, और जो विद इन द सीक्वेंस काम करेगा उसको क्या कहोगे? इंडोन्यूक्लियस। अच्छा, इसमें हम इन्हें ना बताए विद इन द सीक्वेंस कहां काम करेगा। विद इन द सीक्वेंस काम करेगा, लेकिन कहां काम करेगा ये तो नहीं बताए। लेकिन अब देखो तुमको एक बताते हैं, कौन सा? रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। एक डीएनए है, कॉन्ट्रास्टिंग कलर का चुनाव किया जाए। एक डीएनए है इतना बड़ा वाला, है ना, इतना बड़ा वाला एक डीएनए है, और इसमें सीक्वेंस देखिए, कोई भी सीक्वेंस है, ए टी जी सी, जो लिखना है लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों, जो लिखना है लिखिए, है ना, रैंडम जो मर्जी वो लिखिए। इसको 5' बनाइए, इसको 3' बनाइए, इसको 3' बनाइए और इसको क्या कीजिए? 5' बनाइए। तो ये आपका रहा इस तरीके से। अब देखिए यहां पे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस हम लिखने जा रहे हैं, G A A T T C, है ना। ये डबल यहां पे क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो G का कौन होगा? कॉम्प्लीमेंट्री। C होगा, A का कौन होगा? T होगा, A का कौन होगा? T होगा, T का कौन होगा? A होगा, T का कौन होगा? A होगा, C का कौन होगा? G होगा, और ये भी यहां पे ये रहा। अब तुम पढ़ो तो 5' से 3' की तरफ, 5' से 3' की तरफ, GAATTC, इधर से 5' से 3' पढ़ो, यही ना 5 से 3, और इधर 5 से 3 पढ़ो तो GAATTC,
इधर पढ़ो GAATTC, अरे तो उल्टा सीधा एक समान। हम इधर के 5 डैश से पढ़े तो भी वही नाम पढ़ा जा रहा है और इधर के 5 डैश से पढ़े तो भी वही नाम पढ़ा जा रहा है। अगर हम पोलरिटी को सेम रखें तो नाम कैसा पढ़ा जाएगा? सेम पढ़ा जाएगा। अब पोलरिटी उल्टा कर दें तो नाम डिफरेंट हो जाएगा। तो इधर से चूंकि 5 डैश से पढ़े हैं तो इधर से भी 5 डैश से पढ़ेंगे, तो पोलरिटी हमने सेम रखा है। 5 डैश से पढ़ो, इधर भी 5 डैश से पढ़ो, तो नाम का रीडिंग कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है। जैसे एक नाम होता है नमन, नमन, नमन नाम एक मेरे दोस्त का नाम है नमन, और नमन जो है उसका नाम देखिए NAMAN, इधर से पढ़िए तो भी नमन है, इधर से पढ़िए तो भी नमन है, यानी कि उल्टा सीधा एक समान। ऐसे नामों को हम लोग कौन सा नाम कहते हैं? पैलिंड्रोमिक कहते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। वो नाम जो अपोजिट इंड से पढ़ने पे सेम रीड करता हो बच्चों, सेम, उल्टा मत बोल देना हड़बड़ी में। बहुत लोग यहां गड़बड़ कराते हैं, पैलिंड्रोम को बोल देते हैं कि अपोजिट इंड में उल्टा रीड करेगा। ना 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 ना, उल्टा रीड नहीं करेगा, अपोजिट इंड से सेम रीड करेगा। वैसे नाम को हम लोग कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो बताओ इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो सीक्वेंस है 6 ही ना है जी, 1 2 3 4 5 6, 6 सीक्वेंस का जो एक साइट है ये पैलिंड्रोमिक हुआ कि नहीं हुआ? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है वो ज्यादातर 6 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का होता है। 6 न्यूक्लियोटाइड, ज्यादातर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 4 से 8 पे वैरी करता है, 4 to 8 बेस पेयर का होता है, 4 to 8 बेस पेयर का होता है। लेकिन बुक 6 का लिखा है तो हम भी आपके दिमाग में सिर्फ 6 ही भरना चाहते हैं, तो 6 बेस पेयर का होता है, जिसको हम लोग कौन सा सीक्वेंस कहते हैं? रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं। अब सवाल उठता है ये जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस हमने बनाया भाई किस एंजाइम का है? तो ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस है किसका? इको R1 का। ये इको R1 नाम का जो एंजाइम होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का ये क्या है? सीक्वेंस है। इको R1 नाम के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या है? ये सीक्वेंस है ना? रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। कितने बेस पेयर का है? 6 बेस पेयर का है, 6 बेस पेयर का है ना? 6 बेस पेयर का है। पैलिंड्रोमिक है कि नहीं है? तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। 5 डैश से 3 डैश पे अगर हम बात करें, 5 डैश से 3 डैश की तरफ अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये इको R1 जो है वो सेम प्रकार के सीक्वेंस को क्लीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्लीव कर रहा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि चलो पहचान तो लिया, अब देखो जरा इको R1 को अगर यहां पे रिलीज किया जाएगा, इको R1 को अगर यहां पे रिलीज किया जाएगा तो ये इको R1 जो है इस सीक्वेंस को पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा? पहचानेगा। लेकिन इसको सपना आ रहा है क्या इको R1 को कि वहीं पे जाएंगे तो वो सीक्वेंस होगा? क्योंकि जो डीएनए होता है उसका सीक्वेंस तो बड़ा लंबा लंबा होता है। सिंपली अगर ह्यूमन के हैप्लॉइड सेट ऑफ डीएनए सीक्वेंस के बारे में बात करें तो कितना नाइट्रोजन बेस पेयर होता है? 3.3 into 10 to the power 9। डिप्लॉइड करना चाहते हो तो 2 से गुना कर देना, 6.6 into 10 to the power 9। सोचो इतना ज्यादा बेस पेयर डीएनए का होता है, तो आपको लगता है क्या इसे जाएगा वहीं पे? इसको सपना आ रहा है कि वहीं पे जाना है, बाइंड कर जाना है? नहीं। तो पहला काम ये पूरे सीक्वेंस को बताओ रीड करेगा कि नहीं करेगा? तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का पहला काम क्या होता है? तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का पहला काम होता है ये पूरे डीएनए के लेंथ को इंस्पेक्ट, जांच करता है कि नहीं करता है, पूरे लेंथ को जांच करता है। अपने लेंथ को जांचते जाता है और ढूंढते चलता है कि भाई मेरा वाला सीक्वेंस कहां है। तो इको R1 गाना गाते हुए आएगा GAATTC कहां है, और उसको ढूंढते चलेगा, गली गली में ढूंढेगा। ये देखो GAATTC मिल गया, इंस्पेक्शन खत्म, कटिंग चालू। पहले तो ढूंढा, मिल गया तो इंस्पेक्शन खत्म हो गया, अब क्या चालू होगा? कटिंग। अब सवाल उठता है कहां काटेगा बच्चों? कहीं भी काट देगा? नहीं। देखो रिकॉग्निशन सीक्वेंस में भी कहीं भी नहीं काटेगा। रिकॉग्निशन सीक्वेंस में भी वो काटेगा G और A के बीच में, G और A के बीच में। कहां काटेगा? G और A के बीच में। ये है कौन सा सीक्वेंस? क्लीविंग साइट। यानी कि रिकॉग्निशन साइट अलग होता है और क्लीविंग साइट अलग होता है। किसको कहिएगा रिकॉग्निशन सीक्वेंस? जिसको वो पहचानता है।
और क्लीविंग साइट किसको कहिएगा? जहां पे वो काटता है। तो बताइए क्लीविंग साइट रिकॉग्निशन साइट के अंदर आएगा कि उसके बाहर आएगा? तो उसके अंदर आएगा। मतलब एक होता है दर्जी ने कपड़ा पे पहले निशान लगाया, 2 निशान लगा लिया, अब उस निशान के बाहर काट देगा कि निशान के अंदर काटेगा? तो वो तो दर्जी सोचेगा। लेकिन यहां नहीं, ये बड़ा खतरनाक है। ये पहले पहचानेगा और पहचानने के बाद जो पहचाना हुआ सीक्वेंस है उस सीक्वेंस के विदिन में काटेगा बच्चों, विदिन में मतलब उसके अंदर काटेगा। तो अलग तरह का सवाल, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का क्लीविंग साइट कहां होता है? विदिन द रिकॉग्निशन सीक्वेंस, अवे फ्रॉम द रिकॉग्निशन सीक्वेंस? तो आपको जवाब देना है विदिन द रिकॉग्निशन सीक्वेंस। बताइए ये क्वेश्चन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? चलिए काट दिया। अरे बड़ा अजीब काट रहा है जी, ये काट रहा है जी और ए के बीच में, 6 और 6 है तो छठा और पांचवा के बीच में काट रहा है, पहला और दूसरा के बीच में काट रहा है। देखो काटेगा कैसा? इसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड काट दिया, लेकिन जब ये कटेगा ना तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी यहां से क्या होता है ना, टूट जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड भी जो होता है टूट जाता है। तो 2 पीस देखो तो डॉट डॉट लाइन से नहीं लग रहा है, 2 पीस अलग हट जाएगा। चलो नीचे बना के 2 पीस हम आपको दिखाते हैं। 2 पीस जो अलग हटेगा उसको दिखाया जाए और लीजिए देखिए देखिए देखिए, ये रहा जी। जी और ए के बीच का रिश्ता टूट चुका है, ए दूर चला गया, ए टी टी सी, और इसके साथ ये लेंथ रह जाएगा। ये 3 डैश इंड है और ये 5 डैश इंड है। अच्छा ये वाला जो है वो यहाँ पे है और जी के साथ सी तो जुड़ा ही रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड ये तो नहीं तोड़े हैं हम। और देखो टी टी ए सी के साथ ही जुड़ा रहेगा, टी टी ए ये साथ ही जुड़ा रहेगा, लेकिन इसके साथ वाला जी जो है वो सी के साथ दूर जा चुका होगा क्योंकि इसका हाइड्रोजन बॉन्ड तो स्टिल एग्जिस्ट करता है। बताइए कितना फ्रैगमेंट बन गया बच्चों? 2 फ्रैगमेंट बन गया। एक फ्रैगमेंट ये रहा, एक फ्रैगमेंट जो है वो ये रहा, और एक फ्रैगमेंट जो है वो ये रहा। यानी कि हमने इसको काटा तो 2 फ्रैगमेंट बना कि नहीं बना? 2 फ्रैगमेंट बना। यानी कमाल का चीज देखिए जरा, आपको दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है। कमाल का चीज क्या है? यहां तक का जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, यहां तक का जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। लेकिन आप देखिए जरा, काटने के चक्कर में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का पीस जो है लटक रहा है। सिंगल स्ट्रैंडेड सीक्वेंस ऑफ डीएनए बीच में यहां क्या हो रहा है? लटक रहा है, हैंग कर रहा है, और आगे ऐसे लटक रहा है, ओवर हैंगिंग है। और ये भी कमाल की चीज है कि इस टी का उल्टा ए यहां है, टी का उल्टा ए यहां है, ए का उल्टा टी यहां है, ए का उल्टा टी यहां है। मतलब ये दोनों एक दूसरे का कैसा सीक्वेंस है? कॉम्प्लीमेंट्री है बच्चों। ये सीक्वेंस इस वाले का कैसा सीक्वेंस है? कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन इंड पे लटक रहा है। अगर हाथ जैसे है ना, छत पर से ऐसे 2 आदमी लटक गया है और हाथ उसका बाहर लटका हुआ है और हाथ जोड़ने को तैयार है, बस जुड़ नहीं पा रहा है, माहौल बनाना होगा, हाथ जोड़ लेगा वो। यानी कि ये दोनों जुड़ने को तैयार है, लेकिन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने चूंकि अभी काट दिया है तो जुड़ नहीं पा रहा है। तो बताइए कौन सा इंड है? ये दोनों चिपकने वाला इंड है, जुड़ने को तैयार है, चिपकने वाला इंड है, स्टिक करने वाला इंड है। नाम है इसका स्टिकी इंड। लटकता हुआ सिंगल स्ट्रैंडेड सीक्वेंस है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा स्टिकी इंड। तो यहां पे हम बोल सकते हैं ये जो सीक्वेंस है इसको और इसको क्या कहेंगे? ओवर हैंगिंग सिंगल स्ट्रैंडेड सीक्वेंस एट क्लीव साइट, also called नुकीला इंड, स्टैगर्ड इंड, या इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टिकी इंड। स्टिकी इंड बड़ा आसान इंड होता है क्योंकि इन दोनों को पहचानने में ज्यादा लफड़ा नहीं करना है, ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। लेकिन हर बड़ी में एक गलत क्वेश्चन मत कर देना, क्या ये दोनों खुद ही चिपक जाएगा? बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड ये दोनों खुद बना लेगा, लेकिन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बना पाएगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को अगर तोड़े हो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को अगर तोड़ा है तो बनाने वाला भी चाहिए। कहां होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड? इस दोनों के बीच में। कहां होता है? इस दोनों के बीच में। यहां पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है।
फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को अगर तोड़ा है तो बनाने वाला चाहिए, और कौन है बनाने वाला? लाइगेज। लाइगेज नाम का एंजाइम आएगा, यानी कि स्टिकी इंड बने चाहे आगे एक और इंड आपको बताया जाएगा वो इंड बने, कोई भी इंड बने, अगर उन दोनों इंड को आप लाइगेट करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो जोड़ने के लिए आपको किसका इस्तेमाल करना होगा? लाइगेज। तो हम बोल सकते हैं स्टिकी एंड्स ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट कैन बी ligated by DNA लाइगेज। कौन से एंजाइम से लाइगेट होगा? DNA लाइगेज से। चलिए वापस एनसीईआरटी के उस टॉपिक पे आते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। तो बताइए एक्सोन्यूक्लियस और इंडोन्यूक्लियस के बीच का डिफरेंस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? है ना, समझ में आया? एक्सोन्यूक्लियस रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स ऑफ डीएनए, जैसा अभी हमने बताया। Whereas endonuclease make cuts at a specific position within the DNA, दिखा दिए। Each restriction endonuclease function by inspecting the length of DNA sequence, पूरा इंस्पेक्ट करता है। Once it finds its specific recognition sequence, it will bind to DNA and cut each of the two strands of double helix at a specific point in their sugar phosphate backbone। कौन सा बॉन्ड? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। यही तो शुरू से कहते आ रहे हैं, कौन सा बॉन्ड? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। सुगर फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड होता है फॉस्फोडाइस्टर होता है। ईच रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइजेस अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, कैसा होता है? पैलिंड्रोमिक होता है। बच्चों जो अभी हमने आपको समझाया है लिख लिख के, उसको समझने के बाद बताओ एनसीईआरटी का ये पैराग्राफ कितना आसान लग रहा होगा आपको? समझ में आया कि नहीं आया? ईमानदारी से बताना। और अगर समझ में आया है तो चेहरे पे मुस्कान आनी चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो ये आपको क्लियर हो चुका है। और जो फिगर हमने बना के दिखाया है सेम प्रकार का ये है, और GAATTC का ही फिगर लिया है। देखिए इको R1 का ही लिया है। ये एक डीएनए है, वेक्टर डीएनए है, और इसमें देखो वेक्टर डीएनए यानी कि प्लाज्मिड डीएनए है। और देखो इसमें कौन सा सीक्वेंस लिया है? GAATTC, उल्टा पढ़ो GAATTC, सेम पढ़ा जा रहा है। और ये कोई फॉरेन डीएनए है, उसमें भी कौन है? GAATTC। तो वो कहां काटेगा? जी और ए के बीच में काट रहा है ना बच्चों, जी और ए के बीच में काट रहा है। देखो कहां काट रहा है? जी और ए के बीच में। यहां भी जी और ए के बीच में, यहां भी जी और ए के बीच में काट रहा है। काटने के बाद क्या होगा? जीसी अलग और ये वाला जो हम बना के दिखाए ये सब अलग अलग हो गया। अब ये बोल रहा है ये दो चीज को लेकर चला है, हम सिर्फ एक को लेकर दिखाए थे। इसके भी दो पीस बने और इसके भी दो पीस बने। तो अगर हम क्या करें, अब आपको हम फिगर बना के दिखाते हैं अच्छे से, जैसे समझिए। इसका तो दो पीस आप बना लिए ये वाला। अब मान लीजिए कि आप कोई वेक्टर ले लीजिए, प्लाज्मिड ले लीजिए, ये रहा प्लाज्मिड। प्लाज्मिड तो सर्कुलर डीएनए होता है, एनसीईआरटी भले वो बना रखा है वैसा कोई बात नहीं है, वो वेक्टर लिखा है, वैसे भी प्लाज्मिड नहीं लिखा है। और इसका भी GAATTC मान लो यहां पे होगा, GAATTC होगा, तो ये होगा GAATTC होगा ना। कट करो, वही जी और ए के बीच में कट होगा, तो इसके भी क्या बनेंगे? ऐसे करके पीस बन जाएगा। इसका एक ही ना फ्रेगमेंट बनेगा, इसका कोई अलग थोड़ी हटेगा कट के। यहां पे जी होगा तो यहां पे सी होगा, तो टी टी ए लटक रहा है। और यहां पे कौन होगा? जी होगा तो सी होगा, तो यहां पे होगा टी टी ए। चलिए ये वाला सी है, यहां पे जी रखा गया है, जी यहां पे है तो इसको छोटा कर दिया जाए। यहां पे जी रखा गया है तो जी के साथ कौन आएगा? सी आएगा, तो टी टी ए। और यहां पे कौन आएगा? जी आएगा, तो ये बड़ा वाला यहां पे आगे आएगा। यहां पे कौन आएगा? सी आएगा, टी टी ए है ना। ये वाला फॉर्म यहां पे आ चुका है। तो यहां पे ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। इस तरीके से अगर हम बात करें, जी और सी के बाद टी टी ए, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। ये ऐसे आएगा तो ये दोनों आपस में क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री। तो स्टिकी एंड बन चुका है। ये देखिए एक स्टिकी एंड ये बना है,
एक स्टिकी एंड ये बना है और एक स्टिकी एंड ये बना है, और इधर भी देखो स्टिकी एंड वही बना हुआ है। अब क्या करो, इसका फ्रैगमेंट और इसका फ्रैगमेंट दोनों को एक बीकर में डाल दो। तो अगर बीकर में डालोगे तो हो सकता है कि यही दोनों आपस में जुड़ जाएगा, हो सकता है यही दोनों एंड आपस में जुड़ जाएगा, लेकिन एक ये भी तो हो सकता है कि इसका कोई एक इसके साथ जुड़ जाएगा। नहीं जुड़ सकता है जी। हम काहे वही बताएं जो एनसीईआरटी बताया है। आप तीनों सोचो ना, ये दोनों भी तो आपस में जुड़ सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं है, जुड़ जाएगा। ये दोनों भी तो आपस में जुड़ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं, जुड़ जाएगा। लेकिन इसका इंड और इसका इंड भी तो सेम है, ये दोनों भी तो आपस में जुड़ सकता है। यानी कि तीन पॉसिबिलिटी बन सकती है, ये दोनों आपस में जुड़ गया, ये दोनों भी आपस में जुड़ गया, और ये दोनों आपस में ही जुड़ गया। तो सोचो, अगर ये दोनों आपस में जुड़ गया तो आप कहेंगे रिकॉम्बिनेंट नहीं हुआ, तो क्या बोलेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अगर यही आपस में जुड़ गया तो नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, लेकिन अगर जो ये दोनों जुड़ गया तो क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो बताओ, अगर आप कट पीस ऑफ डिजायर्ड डीएनए एंड कट पीस ऑफ वेक्टर दोनों को सेम बीकर में डालते हैं तो पॉसिबिलिटीज रिकॉम्बिनेंट डीएनए की भी बनने की भी होती है और नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनने की भी होती है। तो हम बोलेंगे इफ बोथ एंड ऑफ वेक्टर ligates or if both separated fragment of DNA alien वाला alien ligates together, अगर आपस में ही लाइगेट कर गया तो आप कौन सा डीएनए कहेंगे, इसको रिकॉम्बिनेंट मत कह देना। ये कौन सा डीएनए बनेगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या यही चाहिए था आपको, ये नहीं चाहिए था, तो फिर कौन चाहिए आपको, चाहिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसको कहा जाएगा, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाएगा वो डीएनए जो यहां पे क्या होने वाला है, आने वाला है। तो उसकी बात अगर की जाए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहां पे आएगा, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें, इफ कट एंड ऑफ, इफ बोथ एंड ऑफ या कट एंड ऑफ वेक्टर ligates with piece of alien DNA, अगर ऐसा होता है तो आप इसको कौन सा डीएनए कहेंगे, इसको आप कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बताओ भैया कौन सा डीएनए चाहिए था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए चाहिए कि नॉन रिकॉम्बिनेंट चाहिए। तो दोनों पॉसिबिलिटी बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर वेक्टर का ही कट एंड जुड़ गया या दोनों डीएनए का फ्रेगमेंट आपस में जुड़ गया तो आप उसको कहेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और वो आपको नहीं चाहिए। आपको जो चाहिए वो कौन सा डीएनए चाहिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए चाहिए, और ये रहा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यानी कि पॉसिबिलिटीज दोनों डीएनए बनने की है कि सिर्फ एक डीएनए बनने की है, दोनों। एनसीईआरटी सिर्फ क्या बना के दिखाया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। एनसीईआरटी सिर्फ यहां पे बना के दिखा रहा है आपको कौन सा डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बताओ फिलहाल ये फिगर आपको समझ में आया कि नहीं आया। क्या किया, वेक्टर को काटा और फॉरेन डीएनए को काटा, दोनों में स्टिकी एंड सेम प्रकार का बना। लेकिन सोचो बच्चों, अगर हम वेक्टर डीएनए ऐसा लेते जिसमें हाइंड 2 का कट रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता और इको R1 का कट सीक्वेंस फॉरेन डीएनए में होता, तो दोनों का इंड तो बनता। लेकिन क्या दोनों इंड एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता, नहीं, क्योंकि हाइंड 2 का जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है वो तो कुछ और होता है। हाइंड 2 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस जो होता है वो तो कुछ और होता है, और इसका क्या नाम है, इको R1 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस तो कुछ और होता है। तो ये अगर काटेगा तो स्टिकी इंड कुछ और बनेगा, या हाइंड 2 का तो स्टिकी इंड बनता भी नहीं है, उसका तो ब्लंट इंड बनता है, तो इंड बोलते हैं सीधा, उसका इंड कुछ और बनेगा। लेकिन इसका इंड कैसा बनेगा, कुछ और बनेगा। और ये दोनों इंड को अगर आप मिलाने का कोशिश करेंगे तो यूजुअली ये दोनों नहीं मिलेगा। मिलाने के लिए तो जेनेटिक इंजीनियर है, लोग मिलाइए देगा, लेकिन यूजुअली ये दोनों आपस में मिलने वाला नहीं है। और अगर नहीं है तो इसका मतलब सिंपल सा लॉजिक है कि अगर नहीं मिलेगा तो कौन सा चीज यूज किया जाए, वेक्टर को काटने के लिए जो RE यूज किया जाए उसी RE से फॉरेन डीएनए को काटना है या दोनों को अलग अलग से काटना है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो आप बोलेंगे यू मस्ट हैव टू यूज, वी मस्ट हैव टू यूज
same RE to cleave the vector DNA as well as foreign DNA. वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए को काटने के लिए कैसा RE यूज करना होगा? सेम RE यूज करना होगा, ताकि स्टिकी इंड कैसा बने? सेम टाइप का बने, ताकि जुड़ने में क्या रहे? आसानी रहे। कितना आसान चीज है, समझ में आया? चलो, डू यू नो व्हाट पैलिंड्रोम्स आर? These are the group of letter from the same word. देखो पढ़ना, that from the same word when read forward and backward. आगे से पढ़ो चाहे पीछे से पढ़ो, सेम होता है। यहां लोग हड़बड़ी में क्या बोल देते हैं? उल्टा होता। उल्टा ना 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 ना, उल्टा नहीं, सेम होता है। हमने नमन का एग्जांपल लिया है, एनसीईआरटी मलयालम का एग्जांपल है। इधर से पढ़ो चाहे इधर से पढ़ो, सेम पढ़ा जाता है। As against a word palindrome where the same word is read in both direction, दोनों डायरेक्शन में सेम वर्ड पढ़ा जाता है। The palindrome in a DNA is a sequence of base pair that read same on the two strand when the orientation of reading is kept same. पढ़ने का ओरिएंटेशन कैसा रखना होगा? सेम। जैसे 5 डैश से पढ़े हो तो इधर से भी 5 डैश से पढ़ना, ई ना कि इधर 5 डैश से तो इधर 3 डैश से पढ़ना, तब कैसे होगा जी? ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग सेम रखना, इधर 5 से पढ़े हो तो इधर भी 5 से पढ़ना, देखो रीडिंग सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, द फॉलोइंग सीक्वेंस रीड्स द सेम ऑन द टू स्ट्रैंड। 5 से 3 पढ़िए, दिस इज ऑल्सो ट्रू इफ रीड इन 3 डैश से 5 डैश। इधर से भी पढ़ो तो सीटीटी एजी, सीटीटी एजी। तो अगर 5 से पढ़ते हो तो उल्टा भी 5 से पढ़ना होगा, अगर 3 से पढ़ते हो तो उल्टा भी 3 से पढ़ना होगा। और पढ़ने पे अगर सीक्वेंस का रीडिंग सेम आता है, इसका मतलब है कि आपका वो सीक्वेंस कैसा सीक्वेंस है? पैलिंड्रोम। समझ में आ गया? Restriction enzyme cut the strand of DNA a very little away from the center of palindrome site. आप देखिए हम कहां काटे थे। हमने जो काटा था वो कहां काटा था? सेंटर पे काटा था कि सेंटर से अवे? सेंटर तो यहां ना होता, ये ना सेंटर पॉइंट होता, सेंटर पॉइंट तो ये होता। तो बताओ, अब एक और नया चीज आया, जो क्लीविंग साइट है वो रिकॉग्निशन सीक्वेंस के कहां पे है? सेंटर पे है कि सेंटर से अवे है? अगर जो सेंटर पे होता तो बच्चों, अगर सेंटर पे होता तो बराबर बराबर आता, तो क्या ये लटकता हुआ कोई इंड होता? नहीं होता। तो वो इंड भोथा इंड हो जाता, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लंट इंड, नुकीला इंड और भोथा इंड। जैसे चाकू, अगर ऐसे चाकू बनाने समय लोहा को एकदम बराबर काट दिया जाए तो धार कैसे आएगा? धार बनाने के लिए लोहा के एक परत को घसना पड़ता है ताकि एक इंड पतला सा निकलता है, वही है स्टैगर्ड इंड, वही है स्टिकी इंड। लेकिन एकदम ऐसे बराबर काट देंगे, सेंटर से एकदम बराबर काट देंगे तो दोनों तरफ एकदम चपटा बन जाएगा, फ्लैट बन जाएगा, फ्लस इंड बन जाएगा, उसको कहते हैं फ्लस इंड, या फिर कौन सा इंड कहते हैं? ब्लंट इंड कहते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको एक एंजाइम का लेके दिखाते हैं जिसका नाम है SMA1। देखिए SMA1 का जो क्लीविंग साइट होता है CCCGGG, और इधर से भी पढ़ेंगे तो GGGCCC, ये रहा। और यहां कोई कोई सीक्वेंस अपना होता होगा, ठीक है। और देखिए SMA1 का क्लीविंग साइट, ये तो रिकॉग्निशन सीक्वेंस हो गया, रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ एक बैक्टीरिया है सिरेटिया मार्सस्केंस। सिरेटिया मार्सस्केंस नाम का बैक्टीरिया है, उससे निकाला गया है, इसलिए नाम है SMA1 रिकॉग्निशन सीक्वेंस। देखो ये रहा फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। देखो ये कहां काटेगा? ये काटेगा एकदम सेंटर पे काट देगा, एकदम कहां काटेगा? सेंटर पे काटेगा। कौन सा इंड है? क्लीविंग साइट है। तो बताओ इस एंजाइम का क्लीविंग साइट कहां है? सेंटर पे है कि अवे फ्रॉम द सेंटर? तो सेंटर पे है। और सेंटर पे है तो देखिए इन सबके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड तो यहां होगा ना जी, तो छूट गया था बनाना। हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो इंड जो बनेगा वो कैसा इंड बन के तैयार होगा? देखिए जरा, CCC और इधर GGG, इसके साथ CCC इंड इंड, यहां पे अपना डीएनए का इंड होता होगा। और यहां पे कौन होगा? तो GGG इंड इंड, और ये रहा इस तरीके से। कहां कोई लटकता हुआ इंड है जी? कोई लटकता हुआ इंड है क्या? कोई लटकता हुआ इंड नहीं है। इस इंड को आप लोग क्या कहेंगे? इस इंड को हम लोग कहेंगे ब्लंट इंड, नो ओवर हैंगिंग सिंगल स्ट्रैंड सीक्वेंस, नो ओवर हैंगिंग SS सिंगल स्ट्रैंड सीक्वेंस। इसको कौन सा इंड कहा जाएगा? ब्लंट इंड कहा जाएगा, या फिर कौन सा इंड कहा जाएगा? फ्लस इंड कहा जाएगा। तो बताइए रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज सिर्फ स्टिकी इंड बनाता है कि ब्लंट इंड भी बनाता है? तो आप बोलेंगे दोनों बनाता है, फ्लस इंड भी बनाता है और स्टिकी इंड भी बनाता है।
क्या लगता है कौन इंपॉर्टेंट है? स्टिकी इंड जो बनाता है वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इंपॉर्टेंट है या जो फ्लश इंड बनाता है वो इंपॉर्टेंट है? खुद ही बोलोगे जो फ्लश इंड बनाता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है और जो स्टिकी इंड बनाता है वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फ्लश इंड कैसे बनता है? जो सेंटर पे काटेगा कि अवे फ्रॉम द सेंटर? तो जो सेंटर पे काटेगा, और जो अवे फ्रॉम द सेंटर काटेगा वो तो थोड़ा सा तो लटकाइए ना देगा जी। जो अवे फ्रॉम द सेंटर काटेगा उसके बीच में तो थोड़ा सा लटकवे करेगा, तो कौन सा इंड होगा? स्टिकी इंड होगा। पढ़िए, बट बिटवीन द सेम टू बेस on the opposite strand, this leaves single stranded portion at the end. There are overhanging stretches called sticky end on each strand. फिगर बना के समझाया तो समझ में आया? These are named so because they form hydrogen bond with their complementary cut counterpart. स्टिकी इंड इसलिए पढ़ा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, हम बोले थे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बनाएगा, अगर ध्यान से सुन रहे होगे तो। स्टिकी इंड इसलिए कहा गया है क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड काउंटर पार्ट के साथ बनाएगा, कभी भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बनाएगा। The stickiness of the end facilitate the action of enzyme DNA ligase. देखो DNA ligase चाहिए होगा, बिना DNA ligase के स्टिकी इंड भी आपस में नहीं जुड़ेगा। तो स्टिकी इंड को भी जोड़ना है तो DNA ligase चाहिए, ब्लंट इंड को भी जोड़ना है तो DNA ligase चाहिए। बस ब्लंट इंड में दिक्कत यह है कि दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाएगा, एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है। लेकिन स्टिकी इंड में फायदा यह है कि ये दोनों एक दूसरे को पहचान लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड खुद ही बना के बैठा रहता है, लाइगेज को कहता है आओ आओ हमारे पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जोड़ दो। लेकिन ये वाला जो होता है ना, इस दोनों को आपस में रिकॉग्निशन ही नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाना है। तो ये थोड़ा कम फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा डीएनए लाइगेज को, कौन? फ्लश इंड। लेकिन ये जो है ये आपको बढ़िया फैसिलिटेट करेगा, यही दोनों में डिफरेंस है। बाकी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दोनों प्रकार का इंड बनाता है, स्टिकी इंड भी बनाता है और ब्लंट इंड भी बनाता है। Restriction endonucleases are used in genetic engineering to form recombinant molecule of the DNA, which are composed of DNA from different source of genome. ये भी हम आपको समझा दिए। वेक्टर डीएनए किसी और का, एलियन डीएनए किसी और का, इन दोनों को आपस में जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसको देखो एनसीईआरटी समझाया है। फॉरेन डीएनए ले लिया, वेक्टर डीएनए ले लिया, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग बोथ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए। भैया क्यों? क्योंकि सेम प्रकार के रिकॉग्निशन सीक्वेंस को पहचानेगा, सेम जगह पे काटेगा तो सेम प्रकार का स्टिकी इंड बनेगा, तो दोनों का हाइड्रोजन बॉन्ड बनने में आसानी हो जाएगा और डीएनए लाइगेज को जोड़ने में फैसिलिटेट कर देगा। क्लियर है कि नहीं? चलिए, ये रहा और ये वाला फ्रेगमेंट यहां पे आके जुड़ जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन गया। देखिए रिकॉम्बिनेंट बना कब? जब प्लाज्मिड के साथ, लाल वाले के साथ नीला वाला जुड़ गया है, ब्लू वाला जुड़ गया है तो रिकॉम्बिनेंट। अगर लाल लाल जुड़ जाता तो नॉन रिकॉम्बिनेंट, नीला नीला जुड़ जाता तो नॉन रिकॉम्बिनेंट, लेकिन लाल नीला जुड़ गया तो रिकॉम्बिनेंट। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब रिकॉम्बिनेंट अगर हो गया तो इसको भेजो किसी सेल में, होस्ट में भेजो। अब होस्ट में भेजोगे, सेल में भेजोगे तो किस टेक्निक से भेजोगे? ट्रांसफॉर्मेशन। The transfer of recombinant DNA molecule in the suitable host cell is called as ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्म कीजिए और फिर इस होस्ट को, जैसे होस्ट यहां पे इकोलाई को रखा गया है तो इकोलाई को कल्चर मीडिया में ग्रो करवाइए। अब सोचिए इस इकोलाई में एक डीएनए आया होगा और ये इकोलाई खुद दो सेल में बट गया तो डीएनए का एक कॉपी इसमें चला गया होगा, एक कॉपी इसमें चला गया होगा। तो जितना तेजी में इकोलाई की संख्या प्रोपेगेट करेगी, संख्या बढ़ेगी, उतने ही तेजी में इस डीएनए का क्लोन बनेगा कि नहीं बनेगा? तो क्लोन बनेगा। और क्लोन बनेगा तो बताइए इसी को कहा जाता है डीएनए क्लोनिंग। क्या कहा जाता है? डीएनए क्लोनिंग। और इसीलिए इकोलाई एक ऐसा होस्ट है जो क्लोन बना रहा है, इसलिए नाम क्या रखा गया है? क्लोनिंग होस्ट। ये क्लोन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। छोड़ दो लैब में, कल्चर मीडिया में, इंक्यूबेटर में डाल के छोड़ दो। जितना ज्यादा इकोलाई बढ़ेगा उतना ज्यादा डीएनए का क्लोन बनते जाएगा कि नहीं बनते जाएगा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो अब आते हैं, यू मे हैव रियलाइज्ड दैट नॉर्मली अनलेस one cuts the vector and the source DNA with the same restriction endonuclease enzyme, the recombinant vector molecule cannot be created। जो लाइन हम समझा रहे थे, unless आप एक ही restriction enzyme से नहीं काटिएगा तो recombinant नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों का sticky end अलग अलग बन जाएगा और दोनों का end एक दूसरे को recognize नहीं कर पाएगा। तो उस कंडीशन में क्या नहीं हो पाएगा?
रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बनेगा। बताओ, इस लाइन से क्वेश्चन बन सकता है नीट में? तो बन सकता है। क्या बन सकता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए वेक्टर को और फॉरेन डीएनए को सेम आरई से काटना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? तो जरूरी है। अगर नहीं काटा गया तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा? नहीं बनेगा। क्लियर है? अच्छा ये बताओ, ये जो डीएनए है इसमें तो फ्रैगमेंट बना है ना। जब इस डीएनए को काटे तो एक फ्रैगमेंट, दो फ्रैगमेंट, तीन फ्रैगमेंट, बहुत फ्रैगमेंट बन सकता है। एनसीईआरटी 3 दिखाया है, बहुत फ्रैगमेंट बन सकता है। लेकिन जोड़ा तो सिर्फ इस वाले फ्रैगमेंट को है, यानी कि ये तो फॉरेन डीएनए है, लेकिन ये पीस ऑफ फॉरेन डीएनए है जो आपको चाहिए था। पीस ऑफ फॉरेन डीएनए है जो तुम चाहते थे, यू वांट। यानी कि जब हम फॉरेन डीएनए को काटते हैं तो सिर्फ एक फ्रैगमेंट मिलेगा कि बहुत सारा फ्रैगमेंट मिलेगा? तो बहुत सारा फ्रैगमेंट मिलेगा। सोचो, एक एग्जांपल देते हैं तुमको सोचना। ये रहा एक डीएनए, लीनियर डीएनए है ना, ये लीनियर डीएनए है। और अगर ये लीनियर डीएनए है, और देखो रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहां कहां है। यहां पे मान लो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, और यहां पे मान लो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। यहां पे काटता होगा और यहां पे काटता होगा। तो काटता होगा तो एक फ्रैगमेंट, कितना फ्रैगमेंट बनेगा? देखो कितना फ्रैगमेंट बनेगा। तो एक फ्रैगमेंट ये बन जाएगा, एक फ्रैगमेंट ये बन जाएगा, और एक फ्रैगमेंट ये बन जाएगा। 3 फ्रैगमेंट बना कि नहीं बना? यानी कि अगर 2 क्लीविंग साइट है तो कितना फ्रैगमेंट बनता है? 3। लीनियर डीएनए है ना बच्चे? ये कौन सा डीएनए है? लीनियर डीएनए। लीनियर डीएनए में अगर 2 जगह पे क्लीविंग साइट होगा तो कितना फ्रैगमेंट बनेगा? 2 क्लीविंग साइट है, 2 क्लीविंग साइट है तो कितना फ्रैगमेंट बनेगा? 3 फ्रैगमेंट बनेगा। क्लियर है? चलो सर्कुलर डीएनए लो तो जरा, सर्कुलर डीएनए लो जरा, सर्कुलर डीएनए लो, सर्कुलर डीएनए लो, ले लो ले लो ले लो ले लो, ले लिए सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए ले चुके हैं। चलिए इसमें क्लीविंग साइट, चलिए 3 बना देते हैं, 2 बना देते हैं। एक यहां पे क्लीविंग साइट है और एक यहां पे क्लीविंग साइट है। तो क्लीविंग साइट है 2 जगहों पे, तो फ्रैगमेंट कितना बनेगा बच्चों? एक फ्रैगमेंट ये बनेगा और एक फ्रैगमेंट ये बनेगा, 2 ही फ्रैगमेंट बनेगा। यानी कि सर्कुलर डीएनए में अगर 2 जगह पे क्लीविंग साइट होगा तो फ्रैगमेंट भी कितना बनेगा? 2 फ्रैगमेंट। नीट का एक अच्छा सवाल आपके सामने दिख रहा है। पूछेगा कोई एक लीनियर डीएनए है, उस पे 5 जगह पे काटने का साइट है, तो टोटल नंबर ऑफ फ्रैगमेंट कितना बनेगा? 6 बनेगा। कोई सर्कुलर डीएनए है जिसके 5 जगह पे क्लीविंग साइट है, बताओ फ्रैगमेंट कितना बनेगा? 5 बनेगा। सर्कुलर डीएनए में नंबर ऑफ फ्रैगमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्लीविंग साइट। लीनियर डीएनए में टोटल नंबर ऑफ फ्रैगमेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ क्लीविंग साइट प्लस 1। एक ज्यादा बनेगा। फॉर्मूला काम दे देगा। इसमें एक ज्यादा बोलना है और इसमें एक बोलना है, ऑप्शन खड़ाक मारना है और मार्क्स लेके आ जाना है। 4 नंबर आपका एकदम कंफर्म्ड है यहां। चलिए, तो मुद्दा ये है फ्रैगमेंट बनेगा कि नहीं बनेगा जी। इसको काटो उसको काटो, फ्रैगमेंट बनेगा ना, फ्रैगमेंट बनेगा। तो तुमको तो चाहिए था ये वाला फ्रैगमेंट, अब बन गया यहां 3-3 फ्रैगमेंट। तो तुम कैसे जानोगे कि ये वाला फ्रैगमेंट कौन है? आंख से दिख रहा है नहीं? तो अब तुम बोलोगे ना, नहीं सर पहले हम फ्रैगमेंट को छांटेंगे, सेपरेट करेंगे। तो फ्रैगमेंट को सेपरेट करेंगे। तो आइए टॉपिक स्टार्ट हो गया, सेपरेशन एंड आइसोलेशन। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट। डीएनए फ्रैगमेंट को क्या करना है? सेपरेट करना है और आइसोलेट करना है। The cutting of DNA by restriction endonuclease results in fragments of DNA. These fragments can be separated by a technique known as gel electrophoresis. एग्रोज जेल होता है, एग्रोज। अगर आपको नाम याद हो तो आपने पढ़ा होगा। अगर 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 एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में आया होगा। अगर अगर एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है और ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द रेड अल्गी ग्रेसिलेरिया, रेड अल्गी ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम नाम के रेड अल्गी से क्या होता है? एक्सट्रैक्ट होता है। वही अगर अगर यहां कौन है बच्चों? एग्रोज है। एग्रोज पाउडर को पानी में डालकर माइक्रोवेव में जब गर्म करते हैं तो वो एक लिक्विड बन जाता है, और उस लिक्विड को अगर हम ठंडा होने के लिए ट्रे में छोड़ देते हैं तो वो जेल बन जाता है, और इस तरीके से एग्रोज जेल का निर्माण होता है। तो जेल में कौन सा जेल? एग्रोज जेल। जेल में कौन सा जेल? एग्रोज जेल। इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रो का मतलब क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड का अप्लाई करेंगे ताकि डीएनए
चूंकि हमको मालूम है कि डीएनए में फॉस्फेट आयन होता है और फॉस्फेट आयन का आयोनिक फॉर्मूला PO4 माइनस होता है, माइनस होने की वजह से निगेटिव चार्ज होगा, तो डीएनए का नेट चार्ज कितना होगा, निगेटिव होगा। और डीएनए को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में आप छोड़ दीजिएगा तो किधर माइग्रेट करेगा, एनोड की तरफ माइग्रेट करेगा बच्चों, एनोड की तरफ माइग्रेट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डीएनए के फ्रैगमेंट्स को एक सुइटेबल जेल में रख के छोड़ दिया जाए तो डीएनए अपने साइज के हिसाब से एनोड की तरफ भागेगा, भागेगा तो सब एनोड की तरफ, लेकिन जो छोटू वाला होगा वो बड़ा तेजी तेजी में भागेगा, और जो मोटू वाला होगा, बड़ा बड़ा फ्रैगमेंट होगा, वो बड़ा बेचारा स्लो स्लो भाग पाएगा। मतलब मानो ना एग्रोज जेल क्या देता है, गलियारा देता है। एग्रोज का जो जेल होता है ना, वो एक गली बना के दे देता है, रास्ता बना के दे देता है डीएनए को कि तुम भागो। गली की चौड़ाई सारे डीएनए के लिए बराबर है। अब देखो जो छोटू डीएनए होगा वो गली में फट 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 भागते हुए भाग जाएगा, लेकिन जो बड़ा साइज का डीएनए होगा वो तो थोड़ा अटक अटक के जाएगा, लेकिन जो उससे भी बड़ा साइज का डीएनए होगा वो तो थोड़ा और अटक अटक के जाएगा। तो बताओ अगर हम सारे मिक्सचर ऑफ डीएनए को एक निश्चित समय के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दें तो एनोड की तरफ सबसे आगे कौन मिलेगा, सबसे छोटा वाला, और एनोड की तरफ से सबसे दूर कौन मिलेगा, तो सबसे बड़ा वाला। तो बताइए मॉलिक्यूलर साइज के आधार पे आपने डीएनए के फ्रैगमेंट को एक दूसरे से अलग कर दिया कि नहीं कर दिया, कर दिया। तो बोलोगे भैया अब भी कैसे पहचाने कि मेरा डीएनए फ्रैगमेंट कौन सा है, तो जीनोम प्रोजेक्ट, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जीनोम प्रोजेक्ट आपको पढ़ाया गया था। जीनोम प्रोजेक्ट में सारे डीएनए का सीक्वेंस मालूम है, सबका लेंथ मालूम है, सबका साइज मालूम है, तो तुम जिस पीस ऑफ डीएनए पे काम कर रहे हो उसका भी साइज मालूम होगा। जेल में आपको क्या करना है, वो पीस वाले डीएनए को चुन लेना है, और जो उस साइज का डीएनए होगा वही आपका वो पीस ऑफ डीएनए होगा। सो सिंपल। देखिए since DNA fragments are negatively charged molecule, they can be separated by forcing them to move toward anode under an electric field through a medium matrix, है ना। Nowadays the most commonly used matrix is agarose, अभी जो हम बताए हैं, which is a natural polymer extracted from seaweeds। कौन सा seaweeds जी, Gracilaria और Xylidium। The DNA fragments separate, resolve according to their size through sieving effect, वही गलियारा में छेदता हुआ जो भागता है, sieving effect provided by agarose gel। agarose gel उसको sieving effect देता है। Hence the smaller the fragment size the farther it moves। कैथोड की तरफ सबको डालना है और एनोड की तरफ दौड़ाना है, तो कैथोड से जो जितना दूर होगा वो उतना छोटा साइज का होगा, और कैथोड के जो जितना पास होगा वो उतना बड़ा साइज का होगा। Look at the figure and guess at which end gel sample was loaded। देखो जेल बनाया गया, ये है एग्रोज जेल, ये है एग्रोज जेल। अच्छा जब एग्रोज जेल बनाते हैं ना तो जेल में छोटा छोटा छेद कर देते हैं हम लोग, वेल बना देते हैं, कुआं, पूरा आर पार वाला नहीं करते हैं। मान लो इतना मोटा जेल है ना तो उसमें आधा के मोटाई में वेल कर देते हैं, गड्ढा कर देते हैं जिसमें डीएनए डाले, तब ना जेल के अंदर रन करवाना है, जेल पे रन नहीं करवाना है। देखो बच्चों जेल पे डीएनए को रन नहीं करवाना है, जेल के नीचे भी नहीं रन करवाना है, जेल के मोटाई में रन करवाना है। तो मोटाई में डालने के लिए जगह डालोगे ना तो वही जगहवा जो होता है ना, छेद जो किया जाता है उसी को वेल्स कहा जाता है। तो जेल जब बनाते हैं तो उसमें वेल हम लोग बना देते हैं, बना दिए। अब क्या करते हैं ना कि एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसका नाम है माइक्रोपाइपेट, इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है माइक्रोपाइपेट, माइक्रोपाइपेट। इस इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से हम लोग डीएनए, जैसे सिरिंज लाइक है, ऐसे खींच लेता है, और खींचने के बाद उसका नुकीला एंड होता है, उसको इस वेल में डाल देते हैं। यहाँ पे डीएनए डाल दिए, यहाँ पे डीएनए डाल दिए, यहाँ पे डीएनए डाल दिए, और यहाँ पे डीएनए डाल दिए, चारों कुआं में डीएनए डाल दिए आराम से एकदम केयरफुली। अब क्या करते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, इसको डाल देते हैं एक सुइटेबल बॉक्स में, इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर में, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। देखो यहाँ कौन होगा, कैथोड होगा, जिधर डीएनए डाले उधर कौन होगा, कैथोड, और दूर वाले एंड पे कौन होगा, एनोड होगा। कर दिए, ऑन कर दो। डीएनए का तो आदत है वो निगेटिव चार्ज होता है, भागेगा पॉजिटिव की तरफ, डीएनए भाग रहा है, इस साला इसमें नहीं भाग रहा है, इसमें डीएनए भागा ही नहीं। अब इसमें जो डीएनए है वो भाग ही नहीं रहा है, इसका मतलब सिंपल सा लॉजिक है, यहां पे हम बोल सकते हैं कि अगर यहां पे डीएनए नहीं भाग रहा है मतलब यहां कोई फ्रेगमेंटे नहीं बना है,
मतलब ये जो डीएनए था, क्या वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कटा है कि नहीं कटा है, क्लीव हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है बच्चों, क्लीव नहीं हुआ है। अगर जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का क्लीविंग साइट होता तो एक के फ्रेगमेंट थोड़ी होता जी, बहुत ना फ्रेगमेंट बना होता, लेकिन यहां कोई फ्रेगमेंट नहीं बना है, यानी कि कैसा है, डाइजेस्टेड है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से डाइजेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है? तो आप बोलेंगे भैया नहीं हुआ है, और नहीं हुआ है तो इसको क्या कहा जाएगा, अनडाइजेस्टेड, अनडाइजेस्टेड बाय आरई, यानी कि आरई का कोई भी क्लीविंग साइट इस डीएनए में होगा ही नहीं। इसमें देखो 1 2 3 4 बना है, मतलब ये क्लीव हुआ है। इसमें 1 2 3 4 5 बना है, ये भी अच्छा खासा क्लीव हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 बना है, ये बहुत अच्छा डाइजेस्ट हुआ है, यानी कि लेन 4 में, ये जो लेन है इस लेन 4 में बहुत अच्छा डाइजेशन हुआ है, और लेन 1 में तो डाइजेशन नहीं हुआ है। यानी कि इसमें लेन 2 3 4 में, लेन 2 3 4 में वो डीएनए सैंपल डाले गए हैं जो आरई के द्वारा डाइजेस्ट हुए हैं, लेकिन लेन 1 में वो सैंपल हैं जो अनडाइजेस्टेड है। क्लियर है? तो आपको बताइए, देखिए छोटा वाला सब कहां होगा, आगे, बड़ा वाला सब कहां होगा, पीछे। लेकिन एक दुविधा और रहती है बच्चा लोगों का कि पतला लाइन बनाएंगे तो छोटा बन जाएगा, अब मोटा लाइन बनाएंगे तो बड़ा बन जाएगा। ये गलत फहमी मत फंसिएगा जी, इस गलत फहमी में फंसिएगा तो काम से जाइएगा, समझिए। देखिए मोटा बनाया है, इसके बाद जो पीछे छोटा बना दिया है, तुम्हारा लॉजिक हो गया फेल। तो ये मोटा पतला क्या है, ये मोटा पतला है कि मोटाई ऑफ बैंड बताता है। ये जो मोटाई ऑफ बैंड है, मोटाई ऑफ बैंड क्या बताता है, कितना फ्रैगमेंट उस साइज का है। अगर मान लो 1000 फ्रैगमेंट एक के साइज का हो गया होगा तो ज्यादा मोटा ना बैंड बनेगा। अब मान लो 200 फ्रैगमेंट जो होगा इस साइज का होगा तो पतला ना बैंड बनेगा। तो मोटा बैंड और पतला बैंड का मतलब ये नहीं होता है कि बड़ा है और छोटा है, ना 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 ना। मोटा बैंड का मतलब है उस साइज का डीएनए का संख्या बहुत ज्यादा है, पतला बैंड का मतलब है उस साइज के डीएनए का संख्या बहुत कम है। लेकिन जो छोटा वाला होगा डीएनए वो आगे बैंड बनाएगा, और जो बड़ा वाला डीएनए होगा वो कैथोड की तरफ बैंड बनाएगा। बताइए ये लाइन आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये गुत्थी क्लियर हुआ? चलो, द सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट कैन बी विजुअलाइज्ड ओनली आफ्टर, लेकिन ये डीएनए आपको दिखेगा नहीं आंखों से। इस डीएनए को देखने के लिए आपको एक और काम करना था जो यहां हम बताना छोड़ दिए थे। और क्या करना था, जब भी आप इस डीएनए को इसमें डाल रहे थे ना, तो इस डीएनए को इसमें डालने से पहले इसको क्या करना होगा ना, कहां गया, इस डीएनए को यहां डालने से पहले इसको स्टेन करना होगा, मिक्स करना होगा एक सुइटेबल डाई से जिसका नाम है इथिडियम ब्रोमाइड, डीएनए प्लस ETBR, इथिडियम ब्रोमाइड। नहीं तो जब भी तुम जेल बनाए थे ना, जेलवे में डाल देते इथिडियम ब्रोमाइड। जब भी तुम एग्रोस जेल को पानी में डाल के माइक्रोवेव में गर्म कर रहे थे और गर्म करके जब निकाले होगे और थोड़ा बर्दाश्त करने लायक ठंडा हो गया होगा, तो उसी समय उसमें इथिडियम ब्रोमाइड मिला के तब ट्रे में डाल देते, तो पूरे जेले में इथिडियम ब्रोमाइड आ जाता। अब मान लो उस समय तुम नहीं डाले तो डीएनए के साथ मिला के भी डाल सकते हो, दोनों काम कर सकते हो, तो तुम इथिडियम ब्रोमाइड डाल दिए। अब इथिडियम ब्रोमाइड डीएनए को दाग लगा देता है, तो क्या अब हम विजिबल लाइट में देख पाएंगे? ना बच्चों, ना 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 ना। इथिडियम ब्रोमाइड डीएनए को स्टेन तो जरूर करता है, लेकिन वो आपको विजिबल होगा अंडर एक्सपोजर ऑफ यूवी रे। मतलब अब आपको एक और इंस्ट्रूमेंट खरीदना पड़ेगा जिसमें यूवी रे का एक्सपोजर आता होगा। सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट कैन बी विजुअलाइज्ड ओनली आफ्टर द स्टेनिंग डीएनए विद अ कंपाउंड नोन एज इथिडियम ब्रोमाइड। कलर कैसा देता है? ब्राइट ऑरेंज, चमकता हुआ ऑरेंज कलर देता है। जब किसके अंदर देखेंगे? यूवी रे के अंदर देखेंगे। फॉलोड बाय एक्सपोजर ऑफ यूवी रेडिएशन। यू कैन नॉट सी प्योर डीएनए फ्रैगमेंट इन विजिबल लाइट एंड विदाउट स्टेनिंग। ना तो आप विजिबल लाइट में देख सकते हैं और ना बिना स्टेनिंग के देख सकते हैं। मतलब ETBR लगाना जरूरी है, लेकिन ETBR के साथ यूवी रे भी डालना जरूरी है। यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड ऑफ डीएनए इन अ इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन्ड जेल एक्सपोज्ड टू यूवी लाइट। ये बोला है जेले को स्टेन कर देंगे, जबकि ऊपर बोला है डीएनए को भी कर देंगे, तो दोनों किया जा सकता है बच्चों, इसलिए हम दोनों बता दिए। आप जेल में भी डाल सकते हैं और नहीं तो डीएनए में मिला मिला के भी डाल सकते हैं। द सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए आर कट आउट। अब मान लो कि तुम्हारा डिजायर्ड डीएनए ये है, मान लो हम अपने मन से मान लिए हैं, तो इसको क्या करो, जैसे केक, मान लो केक आया,
केक में कहीं एक जगह चेरी डाल दिया, तुमको चेरी वाला पीस चाहिए, तो तुम क्या करते हो, केक का उतना ही ना हिस्सा काटते हो जितना में चेरी अटका हुआ है। तो ये इतना मोटा जेल है, इसमें इतने वाला डीएनए आपको चाहिए था, चक्कू लो ऐसे करके काट लो, काट के जेल के अंदर तुमको डीएनए मिलेगा, तो जेल का पीस निकाल लो, उसी के अंदर डीएनए होगा। और जेल के पीस को जिसमें डीएनए है उसको बीकर में डाल दो अच्छे से, अब माइक्रोवेव में ले जाके रख दो, माइक्रोवेव को ऑन कर देना, जैसे ही जेल गर्म होगा तो जेल पिघल जाएगा, तुमको डीएनए मिल जाएगा। कितना आसान है। इस टेक्निक को कहते हैं जेल इल्यूशन। क्या कहते हैं बच्चों? जेल इल्यूशन। पढ़िए। The separated band of DNA are cut out from the agarose gel and extracted from the gel piece. This step is known as elution. The DNA fragment purified, अब वहां से प्यूरिफाई कर लीजिए, in this way are used in constructing recombinant DNA by joining them with cloning vector. यानी कि जो यहाँ पे फ्रैगमेंट मिला था, 3 फ्रैगमेंट जो मिला था, उसमें इस फ्रैगमेंट को छांटने के लिए सेपरेटेड, स्पेलिंग गलत हो गया है, स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेपरेटेड बाय, चलो सही कर देते हैं, सेपरेटेड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जीई मतलब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और जब सेपरेट कर लिए तब इसको वेक्टर के साथ मिलाना जी, सब नहीं मिला देना, सेपरेट करके वेक्टर के साथ मिलाना, और तब जाके तुमको कौन सा डीएनए मिल जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिलके तैयार हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ यहां तक तुम लोगों को टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया? अब चूंकि टॉपिक बहुत लंबा खींच गया तो जरूरी है यहां पे एक छोटा सा ब्रेक का, यानी कि अब हमको एक और पार्ट इसका बनाना पड़ जाएगा, और उस पार्ट में हम बचे हुए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पार्ट्स ज्यादा हो सकते हैं लेकिन टॉपिक समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम चाहें तो तुरंत में निपटा सकते हैं, लेकिन टॉपिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा प्रेम से, आराम से, धीरे धीरे समझाया जा रहा है आपको। क्लियर है? तो उम्मीद है यहां तक के टॉपिक आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर यहां तक के टॉपिक में किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में जरूर लिखें, उसको वहां पे सॉर्ट आउट किया जाएगा।